अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हम उसी तरह खेतों में से गुजरते हुए अलग अलग होकर अपने मुजाहिद के मकान में आकर बैठ गए। वो दोपहर को आया। उसने कहा था कि वो हमारी कारगुजारी मालूम करने दोपहर को खाने के वक्त आएगा। उसने मुझसे पूछा, फिर क्या ख्याल है? मैंने कहा, दोस्त, नीचे से किले की दीवार पर ऊपर मोर्चे की छत तक चढ़ना मुनासिब नहीं है। इससे बेहतर है कि हम छत के ऊपर से रस्सा नीचे लटकाने की कोशिश करें। मुजाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम लोग किले की छत पर पहुंच जाओगे तो फिर ऊपर से रस्सा लटकाने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा, हमें अपने कमांडर को भी तो किले से बाहर निकालना है, और उसको किले से बाहर निकालने के लिए सबसे आसान रास्ता यही है, क्योंकि हम उसे लेकर किले के हनी गेट से नहीं निकलेंगे। उसने पूछा, ये तो ठीक है, मगर तुम लोग किले के अंदर कैसे जाओगे? मैंने कहा, हमें सोचना है। तुम हमें क्या मशवरा देते हो? ये भी जहन में रखना कि हम में से जो कोई भी किले के अंदर जाएगा उसे अपने साथ कम से कम 70 फुट लंबी रस्सी ले जानी होगी, जो हम कमीज़ के अंदर नहीं छुपा सकेंगे। मैंने एक तरीका सोच रखा था, मगर मैं मुजाहिद की राय भी लेना चाहता था कि देखें वो क्या मशवरा देता है, क्योंकि हो सकता था कि उसके जहन में मुझसे कोई बेहतर तरकीब हो। मगर अपने मुजाहिद और कमांडो मंसूर अहमद भट्ट के जहन में भी कोई काबिल अमल तरकीब नहीं आ रही थी। तब मैंने उन्हें अपनी तरकीब बताते हुए कहा, तुमने बताया था कि जो खाकरोब किले के अंदर झाड़ू वगैरह देते हैं वो सुबह मुँह अंधेरे आते हैं। हाँ, मुजाहिद ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट भी मुझे ही देख रहा था। मैंने कहा, इसके सिवा और कोई तरकीब किले के अंदर जाने की नहीं हो सकती कि हम दोनों यानी मैं और कमांडो मंसूर अहमद भट्ट खाकरोबों का भेष बनाकर मुँह अंधेरे किले के अंदर जाएं। जाहिर है जो खाकरोब सफाई वगैरह करने आते हैं उनके साथ कोई छोटी सी हथरेड़ी भी होगी। हम उस रेहड़ी में रस्सी छुपा कर अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन जो खाकरोब रोज़ाना किले के अंदर सफाई करने आते हैं उनको तो किले के गार्ड पहचानते हैं और उनके पास शनाख्ती कार्ड भी होते हैं। तुम कैसे उनकी जगह अंदर दाखिल हो सकोगे? तुम तो वहीं पकड़ लिया जाओगे। मैंने कहा, हमें उन दोनों सफाई करने वालों को रास्ते में ही किसी जगह गायब करना होगा और उनके कपड़े पहनकर उनकी जगह किले में दाखिल होना होगा। गार्ड ड्यूटी वाले संतरी ने पूछा तो हम कह देंगे कि वो दोनों दूसरे गांव शादी पर गए हुए हैं, उनकी जगह हम सफाई करने आए हैं। बहरहाल ये खतरा तो हमें मोल लेना ही पड़ेगा। अव्वल तो कोई संतरी इस बारे में तफ्तीश नहीं शुरू कर देगा कि हम उनकी जगह पर क्यों आए हैं। अगर कोई ऐसी वैसी बात पैदा हो भी गई तो फिर जो होगा देखा जाएगा। हम पिस्तौल साथ लेकर जाएंगे। मुजाहिद को हमारे इस मंसूबे की कामयाबी का यकीन नहीं था। वो कहने लगा, एक बात अभी से याद कर लो कि अगर कोई इमरजेंसी वाली सूरत पैदा हो गई और तुम दोनों पकड़े गए तो अपनी ज़बानें बंद रखना। मैंने कहा, दोस्त, ये बात तुम्हें करनी ही नहीं चाहिए थी। यह तो हम मुजाहिदों का पहला असूल है कि मर जाएंगे मगर ज़बान नहीं खोलेंगे। अब तुम हमें सिर्फ ये मालूम करके बता दो कि किले में जो खकरो मुँह अंधेरे सफाई करने के लिए आते हैं और घर से किले तक का उनका रास्ता कौन सा है। बाकी हम जाने हमारा काम है। मुजाहिद ने वादा किया कि वो आज शाम को ये पता करा देगा। हमारा मुजाहिद चला गया। रात के पहले पहर में आया और बोला, तुम में से एक मेरे साथ चले। मैं उसके साथ हो गया। वो मुझे दमगंज की आबादी से थोड़े फासले पर मुसलियों की बस्ती के पास ले गया। कहने लगा, इस बस्ती के एक मकान में से मुँह अंधेरे दो खाकरो बूटा मसीह और मुंशी मसीह रेढ़ी लेकर निकलते हैं। उनकी रेढ़ी के आगे गधा जता हुआ होता है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किस रास्ते से होकर किले में जाते हैं। मुसलियों की उस बस्ती से एक कच्ची सड़क निकलकर खेतों में से होकर किले की तरफ जाती थी। यह छोटी सी सड़क थी और किले तक 3-4 मोड़ मुड़ती थी। किला वहाँ से ज़्यादा 1.5 फरलांग के फासले पर था। हम वापस आ गए। मकान पर मैंने कमांडो मंसूर अहमद भट्ट को सब कुछ समझा दिया। हम जल्दी सो गए। रात के 3 बजे घड़ी के अलार्म ने हमें जगा दिया। हमारा लिबास वही आम हिंदू मालियों वाला था। माथे पर सुर्ख तिलक भी हमने रहने दिया था। मौका देखने के बाद मैंने अपने मुजाहिद की मदद से 70 फुट लंबी एक पतली मगर मजबूत रस्सी मंगवा कर रख ली थी। रस्सी में कहीं कहीं हमने गांठें डाल दी। रस्सी हमने स्याह रंग की मंगवाई थी।
ताकि दिन के वक्त वो कले की कभी दीवार से लटक रही हो तो उसका रंग दीवार के मेले रंग में घुल मिल जाए और दूर से नजर न आए। इससे ज़्यादा इतात हमारे इख्तियार में नहीं थी। हमने उड़ते ही अपने अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल और उनका मैगजीन चेक किया। रस्सी का गोल गुच्छा बनाकर मैंने अपने कंधे पर लाद लिया और अल्लाह ताला का नाम लेकर चल पड़े। रात के 3 बजे सारी आबादी गहरी नींद सो रही थी। हम खाली अंधेरी गलियों में होकर जल्दी से खेतों में आ गए। यहाँ हम महफूज थे। जिस रास्ते से मुजाहिद मुझे लेकर मुसलियों की बस्ती की तरफ गया था, हम उसी रास्ते से चलते बस्ती के बहरा कर रुक गए। मैंने कमांडो मंसूर अहमद भट्ट से कहा, हमें एक जगह छुप कर दोनों खकरोबों का इंतज़ार करना होगा। कच्ची सड़क के तीसरे मोड़ पर टहली के ऊंचे ऊंचे दरख्त साथ साथ खड़े थे। हम अंधेरे में छुप कर बैठ गए। मैं सड़क की एक तरफ और कमांडो मंसूर अहमद भट्ट दूसरी तरफ अंधेरे में बैठा था। कुछ ही देर बाद हमें घुंघरों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कमांडो मंसूर अहमद भट्ट से कहा, खबरदार हो जाओ, दोनों आ रहे हैं। ये घुंघरू रेढ़ी के आगे जुते हुए गधे की गर्दन में बंधे हुए थे। सितारों की हल्की नीली रोशनी में हमें बस्ती की तरफ से एक रेढ़ी आती नजर आई। ज़रा करीब आई तो मैंने देखा कि दोनों खकरोब रेढ़ी पर बैठे हुए थे। उनमें से एक सिगरेट पी रहा था, जिसके गुल की चमक दूर से दिखाई दी। जब रेढ़ी हमारे सामने से गुजरने लगी तो हम पिस्तौल निकाल कर सामने आ गया। हमने जो मेली कुचेली पगड़ियाँ बांधी हुई थीं उनमें अपना चेहरा भी छुपा लिया हुआ था। मैंने रौबदार आवाज़ में कहा, दोनों रेढ़ी से नीचे उतरो। खबरदार, अगर कोई हरकत की तो हमारे पिस्तौलों की गोलियां तुम दोनों को उड़ा देंगी। दोनों खकरोब, जिनमें एक बूढ़ा था, हाथ जोड़ते हुए डर कर रेढ़ी से नीचे उतरे। हमने उन दोनों के हाथ पांव बांधने के लिए रस्सी के कुछ टुकड़े काट कर पहले ही से अलग रख लिए थे। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट उनके सामने पिस्तौल निकाले खड़ा रहा। मैंने फौरन दोनों के हाथ रस्सी से कसकर पीछे बांध दिए। इन बेचारों की खौफ के मारे आवाज़ें नहीं निकल रही थीं। उनमें जो जरा नौजवान मगर दुबला पतला था, बड़ी मुश्किल से बोला, महाराज, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो चूड़े हैं। बूढ़े ने अर्जी से कहा, महाराज, हमारी गाड़ी ले जाएं, हमें ना मारें। मैंने दोनों के मुंह कपड़ा ठोंस कर बंद कर दिया और उन्हें खींचता हुआ दरख्तों के पीछे ले गया, जहाँ एक गड्ढा था। ये गड्ढा मैंने शाम ही को देख लिया हुआ था। उसमें दरख्तों की शाखें और बड़े बड़े मुड़ पड़े थे। हमने दोनों के मुंह के आगे इतनी जोर से कपड़ा बांधा कि वो ज़रा सा भी मुंह न हिला सकते थे, सिर्फ सांस ले सकते थे। फिर उन दरख्तों के 2 अलग अलग मुड्ढों के साथ लिटाकर इस तरह जकड़ दिया कि वो सिर्फ अपने पाँव और हाथों के पंजे ही हिला सकते थे। ये काम हमने 2 मिनट के अंदर अंदर कर लिया। मैंने उन दोनों के ऊपर वहाँ पड़ी हुई दरख्तों की सूखी शाखें डाल दी। अब वो गड्ढे में पड़े हुए बाहर से दिखाई नहीं देते थे। इसके बाद हम रेहड़ी या गधा गाड़ी पर बैठ गए और गाड़ी को कले की तरफ डाल दिया। गाड़ी में 2 लंबे लंबे झाड़ू पड़े थे, 2 टोकरे थे, जिनमें वो कले का कूड़ा करकट डालकर बाहर लाते होंगे। कुछ फासले पर कले के दरवाजे की रोशनी नजर आ रही थी। हम गधा गाड़ी तेज तेज चला रहे थे। रात अंधेरी थी और उसके सकूत को गधे के गले में पड़े हुए घुंघरू की आवाज़ तोड़ रही थी। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट कहने लगा, एक बात मेरे दिमाग में आई है। वो क्या? मैंने पूछा। गधा गाड़ी की बागें मेरे हाथ में थीं। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट बोला, जिन 2 आदमियों को हम बांध कर फेंके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो आज सारा दिन वहाँ पड़े रहें और उनको कोई ना देखे या वो कोई आवाज़ ना निकालें। इस बात का खतरा है कि नौजवान मुसल्ली 2-3 घंटों की कोशिश के बाद आज़ाद हो जाएगा और वह फ़ौरन कले की पुलिस को जाकर सारी बात बता देगा। इसके बाद ऐन मुमकिन है कि पुलिस कले की तलाशी ले और ऊपर छत पर आकर नीचे लटकी हुई रस्सी भी देख ले। अगर पुलिस को रस्सी नज़र ना भी आई तब भी वहाँ कमांडर शेरवान वाली कोठड़ी के ऊपर पुलिस की नफरी दुगनी कर दी जाएगी। ये पुलिस CID के है, उसे फ़ौरन शक पड़ जाएगा कि कश्मीरी कमांडो खकरोबों के भेष में कले में आए थे और कमांडर शेरवान को फरार कराने का कोई न कोई बंदोबस्त कर गए हैं। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट की बात में काफ़ी वजन था। हमने आज कले के बाहर रस्सी लगाने के बाद उस दिन आधी रात को वहाँ आने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। मैंने कमांडो मंसूर अहमद भट्ट से पूछा, तुम क्या मशवरा देते हो? वो बोला, दोस्त, हमें जो कुछ करना है अभी कर गुजरना चाहिए। अभी दिन निकलने में काफ़ी वक्त है, रात का अंधेरा छाया हुआ है,
हम अभी कमांडो एक्शन करके कमांडर शेरवान को निकाल ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर आज का सारा दिन इन मुसलियों को दे दिया तो वो घंटे 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि रस्सियों से जकड़े हुए हलक से आवाज़ें निकलने लगे। इस तरह लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। मुझे कमांडो मंसूर अहमद भट्ट का मशवरा बहुत सही मालूम हुआ। मैंने कहा, कमांडो दोस्त ठीक है, हम इसी वक्त कमांडो एक्शन शुरू करते हैं। 70 फुट पतली रस्सी के गुच्छे को हमने टोकरी में छुपा दिया था। एक गलती हमसे ज़रूर हो गई थी कि हमने दोनों मुसलियों के शनाख्ती कार्ड उनकी जेबों से नहीं निकाले थे, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। जब मैंने इसका जिक्र कमांडो मंसूर अहमद भट्ट से किया तो वो बोला, अब जो होगा देखा जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा तो कह देंगे कि हमें बूटा और मुंशी से शनाख्ती कार्ड लेने याद नहीं रहे। कले के दरवाजे के सामने पहुंचकर मैंने गधा गाड़ी रोक लिया। इस वक्त कला के आईनी गेट का एक बड़ा पट आधा खुला हुआ था और बाहर 2 सिपाही पहरे पर मौजूद थे, जिनमें से एक सिख था। मैं उतरकर गधे को खींचकर कदम कदम चलाता कले के दरवाजे में से गुजरने लगा तो सिख सिपाही ने बल्लभ की रोशनी में हमें देखकर कहा, ठहर जाओ, तुम कौन हो? वो बूटा और मुंशी कहाँ हैं? हमारे हुलिया उस वक्त खौकरोबों वाले ही थे। ऊपर से कमांडो मंसूर अहमद भट्ट हाथ बांध कर खड़ा हो गया। मैंने भी हाथ बांध लिया और बड़ी आजी से कहा, महाराज, बूटा और मुंशी शादी ब्याह पर साथ वाले गाँव में गए हुए हैं। उन्होंने हमें अपनी जगह ड्यूटी पर भेजा है। महाराज, मेरा नाम कुंदन मसीह है और महाराज ये मेरा मामा है, इसका नाम मुरली राम है जी। दूसरा सिपाही भी हमारे करीब आ गया, कहने लगा, बूटा और मुंशी कब वापस आएंगे? मैंने हाथ बांधकर बड़े अजाना लहजे में कहा, महाराज आज शाम को आ जाएंगे जी, कल वही ड्यूटी पर आएंगे। सरकार कले के अंदर सफाई सुथराई ज़रूरी थी, इसलिए हम उनकी जगह हाजिर हो गए हैं जी। चलो 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 अंदर और उसी तरह सफाई करना जिस तरह बूटा और मुंशी करते हैं। मैंने हाथ बांधे हुए कहा, महाराज आप चिंता न करें। और हम गद्दा गाड़ी को चलाते और उसके साथ साथ खुद भी पैदल चलते हुए कले के अंदर दाखिल हो गया। खुदा का शुक्र है उन्होंने टोकरी उठाकर नहीं देखी, क्योंकि टोकरी के नीचे 70 फुट लंबी रस्सी का गुच्छा पड़ा था। बहरहाल इसके जवाब के लिए भी मैंने एक माकूल जवाब जहन में सोच रखा था। इसके अलावा सिपाहियों ने गद्दा गाड़ी के नीचे जो झूला सा बना हुआ था उसे भी नहीं देखा था। उसमें हमारे दोनों ऑटोमेटिक पिस्तौल और मैगजीन थे। चूँकि हमें दिल निकलने से पहले पहले अपना कमांडो ऑपरेशन मुकम्मल कर लेना था, इसलिए बड़े तेज एक्शन की ज़रूरत थी। हम 1 सेकंड भी ज़ाय नहीं कर सकते थे। कले के अंदर एक पतली सी सड़क थी जिसकी दोनों जानब CID के दफातर थे जो बंद पड़े थे। हम गद्दा गाड़ी पर बैठ गया और उसे चलाते सड़क की मशरकी सीम चले आए। यहाँ आकर हम गद्दा गाड़ी से उतर पड़े और यूं ही इधर उधर सड़क पर झाड़ू फेरना शुरू कर दिया। मशरक की जानब कले की पुरानी सीढ़ियाँ ऊपर वाली मंजर को जाती थीं। सीढ़ियों के ऊपर बल्ब रोशन था, उसकी रोशनी में 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। उनमें से एक स्टूल पर बैठा था, राइफल उसने घुटनों पर रखी हुई थी। दूसरा सिपाही बड़ी बेजारी से राइफल के सहारे खड़ा था। यहाँ दीवार में एक दरवाज़ा था जो बंद था। मैं झाड़ू देता कमांडो मंसूर अहमद भट्ट के करीब गया। मैंने उसे आहिस्ता से कहा, यही दरवाज़ा नीचे कमांडर शेरवान के तहखाने में जाता होगा। हम ज़रा अंधेरे में थे। उसने दरवाजे को गौर से देखा और बोला, मेरा ख्याल यही है, तहखाने का दरवाज़ा है। मुजाहिद ने मुझे बताया था, मगर हमें पहले किसी तरह तस्दीक कर लेनी चाहिए। मैंने कहा, तस्दीक करने का वक्त हमारे पास नहीं है, हमें एक्शन शुरू कर देना चाहिए, आगे जो हो सो हो। हमने गद्दा गाड़ी एक तरफ खड़ी करते हुए उसके नीचे लटकते झूले में से अपने अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल कर अपने पुराने कोटों के अंदर छुपा लिए थे। मैंने कमांडो मंसूर अहमद भट्ट से कहा, मैं इन दोनों सिपाहियों को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं ये काम ख़त्म करूँ तुम टोकरी के नीचे से रस्सी निकाल कर सीढ़ियों में आ जाना। रस्सी सीढ़ियों में छुपा कर मुझे कोर देना। ओके? ज़्यादा बातें करने का वक्त गुजर चुका था। अब हमें इशारों में और ज़बान से बड़ी मुख्तसर और शॉर्ट हैंड टाइप की गुफ्तगू करनी थी। कमांडो मंसूर वहीं सड़क के किनारे झाड़ू फेरने लगा। मैं भी झाड़ू फेरते हुए सिपाहियों की तरफ खिसकता चला गया। उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। और तुम कौन हो? बूटा मसीह कहाँ है? मैं हाथ बांधकर सीधा होकर खड़ा हो गया। महाराज, बूटा और मुंशी शादी पर गए हुए हैं।
उनकी जगह मैं और मेरा भाई मुरली आए हैं। दूसरे सिख ने हंसकर कहा, तो फिर बजाओ मुरली। मैं झाड़ू देता हुआ उन सिपाहियों के थोड़ा पीछे आ गया। पीछे आते ही मैंने दाएं बाएं सड़क पर निगाह डाली। वहाँ इस वक्त हमारे सिवा और कोई नहीं था। मैंने झुके झुके कोट के अंदर हाथ डालकर ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाला और निकालने के साथ ही एक के बाद दीगरे दोनों सिपाहियों की पीठ पर 3-3 फायर कर दिए। साइलेंसरों की वजह से पिस्तौल के धमाके नहीं हुए थे। 3-3 गोलियां खाते ही दोनों सिपाही मुंह के बल गिर पड़े। इस दौरान कमांडो मंसूर अहमद भट्ट रस्सी का गुच्छा उठाया, दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया। हमने दोनों सिपाहियों को लाशों को घसीट कर एक तरफ अंधेरे में डाल दिया। मैंने कमांडो मंसूर से कहा, सीढ़ियों में छुप जाओ, चौकस रहो, मैं तहखाने में जा रहा हूँ। सीढ़ियों के पास ही जो दरवाज़ा था उस पर ताला पड़ा हुआ था। मुझे पूरा यकीन नहीं था कि यह दरवाज़ा तहखाने को ही जाता है। उसमें असला का ज़ख़ीरा भी हो सकता था, मगर अब इस किस्म की सोच का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने दरवाजे के ताले पर फायर किया। गोली ने ताले को उड़ा दिया। मैं ज़रा सा दरवाज़ा खोल कर दूसरी तरफ गया तो नीचे जाना जाता था। 6-7 सीढ़ियाँ थीं। नीचे आखिरी सीढ़ी के ऊपर भी हल्की रोशनी वाला बल्ब रोशन था। यहाँ भी एक दरवाज़ा था जिस पर ताला पड़ा था। मैंने उसे भी पिस्तौल के फायर से उड़ा दिया। दरवाज़ा खोला और दूसरी तरफ आ गया। सबसे पहले मैंने जिस शय को देखा वो एक आदमी था जो नंगे फर्श पर ऊंधा होकर पड़ा था। फायर की आवाज़ से उसने गर्दन ज़रा सी उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने कमांडर शेरवान को इस जख्मी और नकाहत की हालत में भी पहचान लिया। मैंने जाते ही उसे बाजू से पकड़कर ऐसा से उठाते हुए कहा, कमांडर, हम आपको ले जाने के लिए हैं, क्या आप चल सकते हैं? और कमांडर शेरवान ने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर जिस पर जख्मों के निशान थे और जो कमज़ोर हो रहा था उस पर रौनक सी आ गई। कहने लगा, मैं चल सकता हूँ। मैं कमांडर शेरवान को अपने पीछे पीछे चलाता सीढ़ियाँ चढ़कर तहखाने के दूसरे दरवाजे से बाहर आया तो कमांडो मंसूर अहमद भट्ट को पिस्तौल हाथ में लिए एक तरफ घात में बैठे देखा। वो हमें देखकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने आगे बढ़कर कमांडर शेरवान को गले लगा लिया। मैंने आहिस्ता से कहा, जल्दी से ऊपर छत पर चलो। मंसूर अहमद भट्ट, मैं आगे आगे जाऊंगा, ऊपर 2 आदमी पहरे पर होते हैं। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर छत वाले दरवाजे की आखिरी सीढ़ी पर बैठ गया। मैंने गर्दन जरा बाहर निकाल कर छत पर निगाह डाली। अपने मुजाहिद के जासूस ने जो नक्शा बताया था बिल्कुल वही नक्शा था। हम किले की छत की मशरकी सिमत निकले थे। सामने काफ़ी कुशादा पुरानी छत थी जिसके किनारे पर सीमेंट और ईंटों की बनी हुई पुरानी मचान थी जहाँ फौज के ज़माने में मशीन गन पोस्ट हुआ करती थी। मैंने दूर से एक सिपाही को आते देखा। उसने राइफल कंधे से लटका रखी थी और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता दीवार की दूसरी जानब देखता चला रहा था। मैंने सीढ़ियों में नीचे मुंह करके हल्की सी सीटी बजाकर कमांडो मंसूर अहमद भट्ट को इशारा दिया कि होशियार रहे। सिपाही मेरी तरफ ही आ रहा था, शायद वो नीचे जाने वाला था। मैं सीढ़ियों में एक तरफ होकर दीवार के साथ लग गया। मेरी सारी तवज्जो इस बात पर थी कि इस सिपाही को हलक से आवाज़ निकालने या राइफल का फायर करने की मोहलत नहीं मिलनी चाहिए। यह सिपाही हिंदू ही होगा क्योंकि वो सिख नहीं था। वो वाकई सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जा रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियों की चौखट के सामने आया, मेरे हाथ में जो ऑटोमेटिक पिस्तौल था उसमें से ठक ठक की आवाज़ के साथ 2 फायर हुए और दोनों गोलियां सिपाही के सीने में उतर गईं और वह धड़ाम से सीढ़ियों में मुंह के बल गिर पड़ा। मैं उसे खींच कर छत पर ले आया। वो अभी जिंदा था। मैंने एक फायर उसके सर में किया, वो बेहिस हो गया। मैंने उसकी राइफल पाँव से दूर कर दी। नीचे से कमांडो मंसूर अहमद भट्ट और कमांडर शेरवान ऊपर आ गया। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट के कंधे पर रस्सी का गुच्छा था। हम दौड़कर सीमेंट की मचान के अंदर घुस गए। वहाँ 2 सुराखों में रस्सी को कसकर बांधा और रस्सी को किले की दीवार की दूसरी तरफ नीचे फेंक दिया। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट छत पर मचान के कोने में पिस्तौल लिए इस तरह बैठा रहा कि अगर कोई दूसरा सिपाही इस तरफ आ रहा हो तो उसे भी वहीं ख़त्म कर दिया जाए। मगर वहाँ इस वक्त सिर्फ एक ही सिपाही गश्त लगा रहा था जिसकी लाश सीढ़ियों वाले दरवाजे की एक तरफ पड़ी थी। मैंने कमांडर शेरवान से पूछा, आप रस्सी को पकड़कर नीचे उतर सकेंगे? कमांडर शेरवान ने कहा, शेर जख्मी हुआ है, मरा नहीं। मेरा ख्याल था कि मैं पहले कमांडो मंसूर अहमद भट्ट को नीचे उतारूंगा क्योंकि उसके पास असलहा था, मगर मेरे देखते ही देखते
कमांडर शेरवान ने रस्सी को दोनों हाथों में थाम कर अपना चेहरा दीवार की तरफ किया और दोनों पांव दीवार के साथ लगाकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू कर दिया। मैंने कमांडो मंसूर को इशारा किया, वो भी नीचे उतरने लगा। मैं पिस्तौल लिए ऊपर दीवार के पास बैठ गया, कभी छत पर सीढ़ियों की तरफ देखता और कभी सर झुकाकर नीचे उन दोनों मुजाहिदों को काले की दीवार के साथ लगकर नीचे उतरता देख लेता। जब दोनों नीचे उतर गए तो मैं भी नीचे उतर गया। नीचे कले की दीवार के साथ छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी। चूँकि इस कमांडो एक्शन का प्रोग्राम हंगामी हालत में अचानक बन गया था, इसलिए हम ये तय नहीं कर सके थे कि कमांडर शेरवान को कले से निकाल कर किस तरफ ले जाना चाहिए। अगर दूसरी रात को इस मंसूबे पर अमल किया जाता तो हमने कमांडर शेरवान को किसी महफूज मकाम पर पहुंचाने का पहले से इंतज़ाम कर लिया होता, मगर हमें अचानक ये कमांडो ऑपरेशन करना पड़ गया था। मैंने यही फैसला किया कि अब जैसे भी हो हमें अपने मुजाहिद के घर का ही रुख करना चाहिए। इस वक्त पूह फट रही थी। थोड़ी देर में दिन का उजाला होने वाला था और कले के अंदर पंजाब पुलिस के 3 सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं और नीचे वाली दोनों लाशों का तो फौरन ही पता चल जाना था और फिर पुलिस को कमांडो शेरवान के फरार का भी इल्म हो जाना था। और इसके बाद अमृतसर शहर में एक तरह से हंगामी सूरत हाल पैदा हो जानी थी और पुलिस के साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री पुलिस ने भी जगह जगह हमारी तलाश शुरू कर देनी थी। मैंने मंसूर अहमद भट्ट से कहा, वापस अपने साथी के मकान पर चलते हैं। उसने कहा ओके, और हम कमांडर शेरवान को लेकर रेगो बुर्ज की तरफ तेज तेज चलने लगे। कमांडर शेरवान की हालत बता रही थी कि उसे वहशाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, लेकिन वो भी इस वक्त हमारे साथ तेज तेज चल रहा था। जिस वक्त हम दैमगंज की बस्ती में दाखिल हुए उस वक्त आसमान पर सुबह की सफ़ेदी नमूदार हो चुकी थी। सर्दी की वजह से गलियों में उस वक्त कोई नहीं था। मैंने मुजाहिद के मकान पर आकर दस्तक देने की बजाय दरवाजे को अंदर धकेला। दरवाज़ा खुला था। मुजाहिद ने हमें कह दिया था कि मैं दरवाजे को अंदर से कुंडी नहीं लगाऊंगा। हम तीनों मकान की डेवड़ी में दाखिल हो गए। ऊपर मुजाहिद जाग रहा था। उसने आवाज़ दी, कौन है? मैंने कहा, हम हैं।